हेलो दोस्तों, आज हम आपको एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण आज आपको हम पढ़ाएंगे। इसका बेस आज आपको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसकी इंग्लिश होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मीन्स होता है रैखिक, इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, इनटू मीन्स दो, वेरिएबल मीन्स चर। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब आप देखिए चर क्या होते हैं। किसी भी गणितीय कथन में जिस का हमको मान अज्ञात है वही हमारा चर होता है। किसी भी गणितीय कथन में जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है वही जो है चर होता है। तो अब आप देखिए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है, तो आप देखिए, ऐसा समीकरण जिसके चर एक घाती हों उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम आपको देते हैं 2x + 3y = 5। इसमें आप देखिए x और y ये चर हैं और इन पर एक घात लगी हुई है, यानी ये घाती हैं। x और y की जो वैल्यू है वो एक घाती है। तो यह जो है हमारा रैखिक समीकरण है। तो अब हम इस रैखिक समीकरण को हमें देखेंगे कि हम रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। इसको जानने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है आलेखी विधि। आलेखी विधि। और दूसरी विधि है बीजी विधि। पहली विधि है आलेखी विधि और दूसरी विधि है बीजी विधि। तो अब हम बीजी विधि के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार का है। तो देखिए, आलेखी विधि में हम रैखिक समीकरण का हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और सदैव किसी भी रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्योंकि हम यहाँ पर दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास दो समीकरण होंगे, और जब दो समीकरण होंगे और उन दोनों समीकरणों का जब ग्राफ खींचा जाएगा तो वह ग्राफ दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा, और दोनों सरल रेखाओं की तीन स्थितियां होंगी। या तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति होगी या तो दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाएगी, और तीसरी स्थिति होगी कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमको ये तीन स्थितियां मिलेंगी। जब हम आलेखी विधि से दिए गए समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो ये तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगर दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो समीकरण का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में समीकरण का हल अद्वितीय होगा। यानी कहने का मतलब x और y मीन्स दोनों चर के जो मान होंगे वो सिंगल एक मान मिलेंगे। और जब दोनों सरल रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो हमको अनंत हल प्राप्त होगा। समीकरण से हमको अनंत मान मिलेंगे चरों के। और तीसरी स्थिति है
कि जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो किसी भी प्रकार का हल, कोई भी हल हमको नहीं प्राप्त होगा। तो आलेखी विधि से हम इस ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि समीकरण का किस प्रकार का हल प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति आती है, दूसरी विधि है बीजीय विधि। बीजीय विधि द्वारा कैसे हम जानेंगे कि समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण में देखिए, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1 है। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। तो इन दोनों समीकरण के x और y के गुणांकों और अचर पदों में तीन प्रकार का संबंध पाया जाएगा और इन्हीं तीनों प्रकार के संबंधों से हमें जानेंगे कि बीजीय विधि से रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। पहली स्थिति क्या होगी, अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाए, a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। और दूसरी स्थिति आती है जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये स्थिति आ जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, जब ये स्थिति आ जाएगी तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा, अनंत हल। और तीसरी स्थिति है कि जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाएगा। अगर ये स्थिति आती है तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो बीजीय विधि से हम x और y के गुणांकों के माध्यम से और अचर पद के माध्यम से ये तीन प्रकार का हमको संबंध मिलेगा। इन तीनों प्रकार के संबंधों से हम ये जान सकते हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। तो अब इसके बाद आप इसके आगे चलिए, हम आलेखी विधि से कैसे रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं, अब इसको हम देखते हैं। आलेखी विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। आलेखी विधि द्वारा हम कैसे रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें जब हम दोनों दिए गए रैखिक समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो हमको दो सरल रेखाएं मिलेंगी। और पहली स्थिति है कि अगर दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काट देती हैं तो ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पर ये दोनों सरल रेखाएं काटती हैं उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, जो x निर्देशांक होगा वो x का मान होगा और जो y निर्देशांक होगा वो y का मान होगा। मान लीजिए हमने ग्राफ खींचा, हमको ये मिला, मान लीजिए x निर्देशांक हमारा 4 आया और y निर्देशांक 3 आया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई
और y की वैल्यू 3 हो गई। यही रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति आती है, अगर ग्राफ हमारा इस तरह से मिल गया, दोनों रेखाएं समपाती हो गईं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब चली जाती है तो उसको हम समपाती रेखा कहते हैं। अगर दोनों रेखाएं समपाती हो गईं तो इन दोनों रेखाओं, ये दोनों रेखाएं जो है ये अनंत बिंदुओं पर प्रक्षेदित करती हैं। समपाती होने का मतलब हुआ कि ये दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पर प्रक्षेदित कर रही हैं, और जब अनंत बिंदुओं पर ये प्रक्षेदित कर रही हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य में अनंत बिंदु होंगे, और इन्हीं अनंत बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा वही समीकरण का अनंत हल होगा। और तीसरी स्थिति आती है कि अगर ग्राफ खींचा गया, ग्राफ में दो समांतर रेखाएं मिल गईं, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम आलेखी विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, किस तरह से हम चरों का मान निकालते हैं, ये हमने आपको बताया। अब आप अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि बीजीय विधि द्वारा हम कैसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं। बीजीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। बीजीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। तो देखिए हमारे पास बीजीय विधि में हमारे पास 3 विधियां हैं, वैसे और भी विधियां हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में मात्र 3 विधि दी गई है। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि है विलोपन विधि। एलिमिनेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बीजीय विधि में हम 3 विधियों से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो अब आप देखिए कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण दिया है x + y = 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मान लीजिए दिया गया है x + 2y = 3। ये हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। इस दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब जानिए क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण में 2 में रखिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखिए। इस तरह से जब आप प्रतिस्थापित करके किसी इस चर का मान ज्ञात करते हैं तो हम कहेंगे कि यह समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। तो चलिए देखते हैं, हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 5। अब इस समीकरण से हम x या y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो y को हम दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x = 5 - y।
इसको हम मान लेते कि हमारा बन गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 2 ये है आपका x + 2y = 3। अब x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 - y + 2y = 3। जहाँ x था वहाँ हमने लिख दिया 5 - y + 2y = 3। अब देखिए -y + 2y आ जाएगा, y = 5 को राइट हैंड साइड में कीजिए, 3 - 5 तो y = आ जाएगा -2। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x = क्या हो जाएगा, 5 - y के स्थान पे -2 तो x = क्या आ जाएगा, 5 + 2 = क्या मिल गया, 7। हमारा आंसर क्या मिला, x = 7 एंड y = -2। इस तरह से जब हम किसी भी रैखिक समीकरण को हल करते हैं इस प्रकार से, तो कहा जाएगा कि यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया है। अब आप आइए, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास x - 2y = 5, 3x + y = 2। ये हमारे पास हम एग्जाम्पल ले लिए। हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण हैं, इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विलोपन विधि क्या हो। विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना, गायब करना। इसका मतलब किसी एक चर को आपको गायब करना है, विलुप्त कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस चर को विलुप्त करने के लिए जिस चर को आप विलुप्त करना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं, उस चर का गुणांक बराबर होना चाहिए दोनों समीकरणों में, तभी वो विलुप्त होगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो हमको समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा। यहाँ देखिए 2y है, यहाँ 2 ले आने के लिए, 2y लाने के लिए हमको समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा। अगर हम x को विलुप्त गायब करना चाह रहे हैं तो हमको समीकरण 1 में, यहाँ चूँकि 2 में 3 है तो समीकरण 1 में भी 3 होना चाहिए, तो हमको 3 से गुणा करना होगा। यानी गुणा करके या भाग दे करके हम जो है जिस चर को गायब करना चाह रहे हैं उस चर के गुणांक को दोनों समीकरण को में हमको बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। अब चलिए समीकरण 2 गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो इस 3 में देखिए 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2y = ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास पहला समीकरण क्या है, x - 2y = 5। इन्हीं दोनों समीकरणों को देखिए, यहाँ पर दोनों गुणांक बराबर हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान दीजिएगा कि जिस चर को आप गायब कर रहे हैं, अगर उस चर का जो है चिन्ह समान है तो हमको घटाना होगा, और अगर विपरीत है तो जोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए +2y है, हम -2y, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए क्या करना हमको, इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 7x = 4 + 5 9 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, 9/7। अब देखिए हमको एक चर का मान मिल गया।
अब इस चर का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिए x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, 9/7 - 2i = 5 के। अब देखिए 9/7 को हम दाहिने पक्ष में करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i = -2। 9/7 को दाहिनी तरफ करेंगे तो 5 - 9/7। अब देखिए -2i = यहाँ देखिए बाई 1 लिख देंगे। 7 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -2i = ये हो जाएगा 26/7। तो y = क्या हो जाएगा, 26/7 × -2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 13। तो y = आ गया -13/7। तो हमारा आंसर क्या मिला, x = मिल गया 9/7 और y = मिल गया -13/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के टॉपिक में हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीजगुणन विधि हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो थैंक यू बच्चों।